In the series of our eminent speaker session, I now request our respected director, sir, to welcome the chief guest of the day, O.P. Rawat, sir, with a sapling, Gondi painting and an Angvastra. Sir. Thank you, sirs. Today we have with us Shri O.P. Rawat, sir. Sir has joined as Election Commissioner in the August 2015 and took charge as 22nd Chief Election Commissioner of Election Commission of India in January 2018. Sir belongs to 1977 batch of IAS of Madhya Pradesh cadre. Sir has served as Collector Narsinghpur and Indore and worked as Director Information and Public Relations Commissioner, along with the Commissioner of WCD, Registrar Cooperative Societies, Commissioner of Higher Education, Secretary Agricultural, Excise Commissioner, Principal Secretary to the Chief Minister, Principal Secretary Industries, SC and ST Welfare and Additional Chief Secretary of the Narmada Valley Development Department. As a PS, sir has also served in SC and ST Welfare and has been awarded as the Prime Minister Award for Innovative Implementation of Forest Rights Act in Madhya Pradesh. Sir has also served at the Government of India at the level of Director, Joint Secretary and Secretary for a total tenure of 7 years. As a Secretary to Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, sir was an ex officio president of the Governing Council of Institute of Promotion of Enterprises, headquarters at Slovenia. Sir has went to South Africa in 1994 as UNO's observer for elections there. Sir's father was a primary school teacher and mother was a homemaker. As we all know that Sir is a Chief Election Commissioner, so today Sir will be sharing his valuable insights on the topic Model Code of Conduct and Security Issues in Elections. With this, I once again welcome you, Sir, and now I hand over the session to you, Sir. Sir. Actually, if you go back in history, तो ये जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट या राजनीतिक द्वंद्व होता है कि कौन राज्य करेगा, ये कैसे तय होता था। पानीपत की लड़ाई, विश्व युद्ध, लाखों लोग मारे जाते थे, उससे तय होता था कि कौन राज्य करेगा। उसको रिप्लेस किया है डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ने, कि कौन राज्य करेगा वो इससे तय होगा। और हमारे यहाँ महाभारत में भी कोड ऑफ कंडक्ट था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। तो उस सिमिली से अगर देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो ये तय करने की कि कौन राज्य करेगा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अपने साथी ने बताया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग एंडाउमेंट हैं, रूलिंग पार्टी अलग है, अपोजिशन वाले अलग हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़रूरी है। तो दैट वाज द नीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ओरिजिन कैसे हुआ, इसका शुरुआत जो है अपने देश में केरल से हुई। और केरल में आप जैसे प्रशासक सेक्रेटेरिएट में बैठे थे, पहले 2 इलेक्शन जो हुए अपने देश में, 51-52 में हुआ पहला और 57 में दूसरा, उसमें हालत ऐसी थी कि लोग 10% ही साक्षर थे। ब्रिटिश जब छोड़ के गए तो हमारी जनता जो है 10% ही साक्षर थी। आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हिंदी ठीक है? ओके। तो लोग पढ़ भी नहीं सकते थे कि बैलेट पेपर पे क्या लिखा है, हमें क्या करना है, ये सब कुछ नहीं हो सकता था। तो उस समय जो वोट डालने की प्रक्रिया थी वो इस तरह की थी कि जितने कैंडिडेट होंगे
उतने बैलेट बक्से जो है लेके पोलिंग पार्टी जाएगी पोलिंग बूथ में, और सारे बक्से सजा दिए जाएंगे और एक चिट दे दी जाएगी आपको, टोकन। वो टोकन आप जिस बक्से में डाल दोगे आपका वोट उसको हो गया, आपको कुछ निशान नहीं लगाना, कुछ वो नहीं करना, इस तरह का था। तो ऐसी परिस्थिति में आज़ादी की लड़ाई में जिस पार्टी की ज़्यादा भूमिका थी वो 51-52 भी पूरी जीत गई, 57 में भी पूरी जीत गई, लेकिन फिर तनाव बढ़ा कि ऐसा कैसे हो रहा है भाई, और भी लोग हैं, और भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो जब तनाव बढ़ा तब ज़रूरत महसूस हुई होगी प्रशासकों को, आप लोगों को, कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसी कोई चीज़ बनानी चाहिए। और केरल में 1960 में जो विधानसभा चुनाव होने थे उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एक मॉडल कोड बनाया कि चुनाव में पार्टियां इस तरह से बिहेव करें, इस तरह से चीज़ों का निष्पादन करें, और अगर वो इससे विमुख होती हैं तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी एक्शन लेंगे। और वो उनने सर्कुलेट किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि साहब ये हम प्रपोज करते हैं कि ऐसी आचार संहिता होनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिल्कुल स्वीकार किया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों का जो एब्यूसिव गाली गलौज वाला कैंपेन है और इस तरह का एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला कैंपेन है वो स्तरहीन होता जा रहा था, तो ये आपने बहुत अच्छा बनाया। तो बताने का मतलब ये है कि ये भी प्रशासकों ने ही निकाला, आप जैसे लोगों ने ही निकाला, शुरुआत उन्होंने ही की, इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। इसको जब देखा गया तो इलेक्शन कमीशन भी इससे प्रभावित हुआ और उन्होंने 62 के लोकसभा चुनाव के लिए इसको सारे स्टेट्स को सर्कुलेट किया। 1962 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने सबको सर्कुलेट किया, सारे स्टेट से रिक्वेस्ट की कि आप सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लाइए, उनकी सहमति लीजिए और उनसे कहिए कि इसका पालन करें। तो नेशनल लेवल पर 1962 में ये चीज़ आई। फिर धीरे धीरे इसका फैलाव हुआ, कुछ लोग कुछ राज्यों में जल्दी हुआ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन एरियाज़ में पहले हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में इसका फैलाव हुआ और सबने इसको स्वीकार किया। इलेक्शन कमीशन ने इसको फॉर्मली 74 में जो मिड टर्म इलेक्शन हुए उसके लिए इसको लागू किया कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहमति से हम लागू कर रहे हैं और ये सबको उसका पालन करना पड़ेगा और जो भी इसमें वायलेशन होगा उसमें पेनल्टी होगी। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि साहब इसका कोई लीगल बैकिंग तो है नहीं, लॉ है नहीं, कुछ है नहीं, फिर ये कैसे होगा। आज भी लोग कहते हैं ये तो टूथलेस चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं कि जिससे आप लोगों को डरा सकें, लोगों से पालन करवा सकें। वो सब चलता रहा, लेकिन 91 में बिकॉज ऑफ जस्ट वन मैन, वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स हु बिकेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते थे, 3 नहीं होते थे, वो 3 बाद में इनकी वजह से ही हुए। जब सरकार बहुत तंग आ गई तो 93 में उन्होंने 3 बना दिए। उन्होंने 91 से ये इतनी ताकत से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल काम से सरकारी हवाई जहाज़ से कहीं गए और वहाँ से फिर एक इलेक्शन मीटिंग अटेंड कर ली। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये प्रोहिबिटेड है कि भाई आप चुनाव के दौरान कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटी इलेक्शनियरिंग की उससे मिक्स नहीं करेंगे, ये आपको छूट नहीं होगी, और अगर मिक्स करते हैं तो वो पूरा इलेक्शन का ही माना जाएगा और उसमें ऑफिशियल वगैरह का भी आपको खर्चा खुद वहन करना होगा। तो उन चीफ मिनिस्टर को पूरी यात्रा का व्यय अपनी जेब से जमा करना पड़ा। इस तरह की जब बातें हुई, इनफैक्ट मैं उस समय एक जगह ऑब्जर्वर था उत्तर प्रदेश के चुनाव से 93 के एंड में, और मैं ईस्टर्न यूपी में ऑब्जर्वर था।
और मैंने देखा एक कैबिनेट मिनिस्टर जो केंद्र के हैं वो थोड़ा अनर्गल बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं जिससे कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन होता है और विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता बढ़ती है। तो मैंने उसकी रिपोर्ट 2 लाइन की भेज दी दिल्ली। तो वहाँ से फ़ोन आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, फ़ोन आया, पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट इमीडिएटली टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। And the cabinet minister was put in his house with 12 gunmen outside that he will never go out anywhere. He will remain there. उस तरह का एनफोर्समेंट हुआ, उससे कोड ऑफ कंडक्ट की धाक जमनी शुरू हुई और काफ़ी जमी। फिर उसमें कुछ सुविधाएं भी दी गई, क्योंकि डर बैठा है तो डर का दोनों तरफ से एक्शन होता है कि जो एनफोर्स करने वाले हैं उनमें कुछ लोग अनुचित फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं कि डर है इसमें, तो इसके डर को एक्सप्लॉइट करिए, वो भी गलत है। और दूसरी तरफ जो काम करने वाले हैं वो इतने डरने लगते हैं कि कोई भी काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कोई काम नहीं होगा, ऑफिस बंद। तो दोनों तरफ से जनता को नुकसान है, व्यवस्था को नुकसान है। यहाँ तक हुआ कि रात में 2 बजे, आई वॉज पोस्टेड एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 2 बजे मुझे फ़ोन आया दैट यू कम टू इलेक्शन कमीशन टुमारो मॉर्निंग विद योर बैग एंड बैग इज पैक्ड, यू आर बीइंग सेंट एज ऑब्जर्वर टू अ रिमोट प्लेस इन बिहार, यूनाइटेड बिहार, बिहार झारखंड कंबाइंड। आई वॉज सरप्राइज, वाई शुड आई बी सेंट देयर। जब मैं इलेक्शन कमीशन पहुंचा तब पता लगा कि वहाँ जो ऑब्जर्वर थे 3 लोग, उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिमांड्स इतनी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ द पावर दे विल्डेड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का डर, कि लोकल प्रशासन भी बहुत परेशान हो गया, सब क्या क्या पूरा करेंगे हम आपके लिए। और उन्होंने वहाँ की किसी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ वर्कर्स को बताया कि हमारी ये समस्या है, तो वो वर्कर्स, वो मिलिटेंट ग्रुप के थे, एक CPI-ML पार्टी होती थी वहाँ, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उन्होंने ऑब्जर्वर्स की गाड़ी में डायनामाइट फिट कर दिया कि आपको हम उड़ा देंगे। इन लोगों को पता लगा तो ये जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में अपने अपने घर भाग गए और खाली हो गया वहाँ। 3 ऑब्जर्वर गायब, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी गायब, जनरल ऑब्जर्वर भी गायब। तो इसलिए रिप्लेसमेंट के रूप में 3 अलग अलग जगह से लोग चुने गए। मैं जनरल ऑब्जर्वर बन के डिफेंस मिनिस्ट्री से, एक इनकम टैक्स के चेन्नई से और एक पुलिस के ऑब्जर्वर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि कड़ाई भी रेगुलेटेड होनी चाहिए। कड़ाई अगर अनरेगुलेटेड हो जाती है तो उसका अनुचित फ़ायदा कड़ाई करने वाले लोग उठाने लग जाते हैं और वो डेमोक्रेसी के लिए, अपने सिस्टम के लिए वो अच्छा नहीं होता। एक 2014 का जो वीडियो बनाया है उसमें एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 बहुत बड़े नेता, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं क्योंकि वो आज भी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं, उन्होंने भी बिल्कुल वैसी ही बात कही पब्लिक मीटिंग में जिससे सामुदायिक सौहार्द जो है डिस्टर्ब होता है। और एक समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी वैसा ही कुछ बोला। तो उनके लिए भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने यही किया कि इनको हाउस अरेस्ट में कर दिया जाए, दोनों को। एक ने, जो इस समय भी वर्तमान में भी नेशनल लेवल पे काफ़ी बड़े ओहदे पर हैं, उन्होंने तुरंत अनकंडीशनल अपॉलॉजी और अंडरटेकिंग भी दी कि आगे से कैंपेन में मैं ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको फिर आगे कैंपेन करने की इजाज़त दे दी। जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्होंने कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई अंडरटेकिंग नहीं, कुछ नहीं दिया। तो उनका कैंपेन जो है उस दिन ख़त्म हो गया और रिजल्ट निकलने तक वो हाउस अरेस्ट में बने रहे। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ
कि इससे आपको बैलेंसिंग पता लगे और ये भी पता लगे कि बिना किसी कानून के भी कितनी बड़ी सज़ा हो जाती है। ये सब केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्योंकि ये लोग एग्रीव्ड थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए, पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। हर जगह से इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को अपहोल्ड किया गया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 329 जो है संविधान का, वो हमें रोकता है कि हम इलेक्शन के दौरान नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट निकलने तक कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकते, और इस दौरान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही सारी चीज़ों को एडजुडिकेट करेगा, हल करेगा, और चुनौती भरा काम है इलेक्शन को समय से पूरा करना, वो भी पूरा करेगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जो भी ये किया है बिल्कुल सही किया है। आपने इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण को डिस्टर्ब किया तो आपको ये कर दिया। तो ओरिजिन हो गया केरल से, एवोल्यूशन जो है इस तरह की घटनाओं से हुआ कि जिसमें एनफोर्समेंट इतना कड़ा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज सतर्क हो गई कि भाई ये नहीं करना है, वायोलेशन नहीं करना है, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन नहीं करना है। फिर भी शिकायतें ऐसे आती रहती हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन हो और इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसको हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में स्टडी किया, हम लोगों ने पाया कि बहुत शिकायतें आती हैं। एक जगह तो 52,000 कंप्लेंट्स आई। टाइम सोचिए कितना कम होता है। कैंपेन पीरियड इज जस्ट अबाउट 2 to 3 वीक्स, 2-3 हफ्ते का होता है। 52,000 शिकायतों में आप जांच करिए, जांच करने के बाद उस पर एक्शन लीजिए और बताइए उनको कि क्या हुआ है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन मशीनरी और भी सब काम करने के लिए व्यस्त है। बैलेट पेपर भी भेजना है, पार्टीज भी भेजना है, ट्रेनिंग भी करना है उनकी, वो सब करना है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाया, पता नहीं आप में से लोग अवेयर हैं कि नहीं, सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस बनाया। वो उससे एक इतना फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसमें क्या है कि आप उसको डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे, तो जब भी इलेक्शन होगा कहीं, जहाँ इलेक्शन नहीं होगा वहाँ वो काम ही नहीं करेगा, इट विल नॉट ओपन। जहाँ भी इलेक्शन होगा वहीं वो काम करेगा, और वहाँ अगर आप उसको ओपन करके कोई भी वायोलेशन हो रहा है किसी भी तरह का, आप उसका फ़ोटो या वीडियो वहीं से खींच दें और सिर्फ सबमिट बटन दबाएं और कुछ नहीं करें, क्योंकि वो जीपीएस इनेबल्ड है। तो रिटर्निंग ऑफिसर का नंबर भी पता कर लेगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का भी पता कर लेगा, और वो उनके इनबॉक्स में भेज देगा उसे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक जाएगा वो। और उस पर कंडीशन ये रखी थी इलेक्शन कमीशन ने कि इस शिकायत की, चूँकि डेट एंड टाइम स्टैंपिंग है, मोबाइल में है कि किस डेट में और कितने समय पर आया है, उसके 100 मिनट के अंदर आपको जांच पूरी करनी है, आपको एक्शन पूरी करनी है। अगर एफआईआर होना है, अरेस्ट होना है, जो भी होना है वो आपको करना है, सीजर होना है तो सीजर करना है, और उसको फिर फीडबैक भी देना है। ये इसका काफ़ी स्वागत हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। उस समय कर्नाटक इलेक्शन चल रहे थे और एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे, यंग, बहुत ही यंग और उत्साही, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो वहाँ से जो प्रेस के लोग थे उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन को कि साहब ये इन्होंने सी विजिल में एक बहुत बड़े नेता, बहुत ही पावरफुल नेता की शिकायत की थी और वो बिल्कुल सही थी, और उस नेता को चुनाव अगर जीत भी गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। तो हम लोगों को संदेह ये है कि कहीं ना कहीं इस एक्सीडेंट को इंजीनियर किया गया है और उनके बिहाफ पे किया गया है। तो इसलिए आप कोई ऐसा इंतज़ाम करिए कि जिससे शिकायतकर्ता का नाम, नंबर, एड्रेस पता ना चल सके, ताकि वो उसको कोई बैकलैश ना हो। तो इस एप्लीकेशन में फिर वो किया गया आफ्टर कर्नाटक इलेक्शन, वो किया गया कि अगर आप एनोनिमस बने रहना चाहते हैं तो ये बॉक्स को टिक कर दीजिए, तो आपका नंबर भी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, और नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन फिर आपको फीडबैक जो है वो अखबारों से या टीवी चैनल से पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर है नहीं तो हम आपको फीडबैक दे ही नहीं सकते कि आपकी शिकायत पे हुआ क्या है।
तो आप फिर अखबार और टीवी देखिए, वहाँ पता लग जाएगा कि आपकी शिकायत पर क्या हुआ है। तो इस तरह से वो डेवलप हुआ सी विजिल, और वो अभी भी है किसी भी चुनाव में। और इसका 2019 में इतना बढ़िया परिणाम देखने को मिला था कि कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन की शिकायतें जो 4-5 लाख पहले आती थी पूरे इलेक्शन में, और उनमें से 2 या 3 या 100 सही पाई जाती थी 5 लाख में से, हार्डली 0.0001%। उस इलेक्शन में 2019 लोकसभा में 1,42,000 शिकायतें आईं, 1,14,000 सही पाई गई। लोगों को पनिशमेंट हुए, अरेस्ट हुए, सीजर, बहुत सीजर हुए, और एक साहब तो जीतने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हुए, क्योंकि जीत गए लेकिन उनका कोड वायोलेशन का शिकायत, उस पर FIR, 2 साल की सज़ा, और 2 साल की जिसको सज़ा हो जाती है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो डिस्क्वालीफाई भी हो गए। तो इतने इफेक्टिव टूल इलेक्शन कमीशन ने बना के जनता के हाथ में दिए हैं कि आप खुद पुलिसिंग करिए। आप ये शिकायत मत करिए कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हो रही, आप करिए ना, फोटो वीडियो कुछ भी भेजिए। तो उसमें क्या होता है कि इट गोज, कंप्लेंट गोज विद द एविडेंस टैग्ड, एविडेंस उसमें है। नहीं तो क्या होता है, ये पॉलिटिशियन जो है वो सब मिल जाते हैं। जैसे अभी तो उन्होंने शिकायत कर दी आपकी, अब उसके बाद जब जांच करने गए तो उन्होंने, नहीं साहब मैंने नहीं देखा, तो क्या करोगे आप? जांच में जब प्रूफ ही नहीं आएगा तो वो सत्य नहीं पाई गई, इस तरह से वो फाइल हो जाती थी। हिसाब लगाया गया था कि करीब 800 करोड़ रुपए सिर्फ शिकायतों पर खर्चा होता है, शिकायतों की जांच कराने पर। इतनी गाड़ियां दौड़ती हैं, इतने अधिकारी जाते हैं, 800 करोड़ रुपए एक जनरल इलेक्शन में सिर्फ शिकायतों पर खर्च होता है। तो सी विजिल इसको रेमेडी करता है कि भाई कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं आएगी, उसमें एविडेंस भी साथ में लगा होगा, तुरंत पता लग जाएगा कि क्या हुआ। अब वो नकार भी नहीं सकता, जो उसमें वीडियो में है वो आदमी कह भी नहीं सकता कि मैं नहीं था, मैंने नहीं देखा। तो ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने कर रखी हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में जो इवॉल्व हुआ उसमें पहले 7 पार्ट हुआ करते थे जनरल, फिर उसके बाद मीटिंग्स के बारे में, प्रोसेशंस के बारे में, और इसकी एक कॉपी मैं लाया भी हूँ और मैंने यहाँ लाइब्रेरी में भी दे दी है, ये भी मैं आप लोगों को दे दूँगा तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे 7 चैप्टर होते थे। 7th वाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के संदर्भ में है कि रूलिंग पार्टी ये नहीं करेगी। अभी जैसे बहुत ज़्यादा बहस चल रही है बिहार इलेक्शन का कि 10-10 हज़ार रुपये इलेक्शन के दौरान भी बांटे गए और उस पर से इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई व्यू है आपका किसी का इस पर? क्योंकि आप लोग भी जागरूक नागरिक भी हैं। गुड इन्फॉर्मेशन कि कोई योजना जो पहले से स्वीकृत हो, चालू हो गई हो, तो वो चालू रहेगी। एनी अदर व्यू ऑन दिस? हाँ, वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर मतलब इस तरह की स्कीम्स निकालती जिससे उनको एज मिलता है, जो जैसे कि फ्री बीज हो गए। फिर इस तरीके से मतलब एक फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन हम मतलब कंडक्ट कराना चाहते हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पार्टीज़ के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन के पास में या छोटी जो रीजनल पार्टीज़ है उनमें ये परसेप्शन डेवलप होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी एज यूज़ कर रही है और इलेक्शन कमीशन जो है वो मतलब उस पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पास में एक लीगल बैकिंग भी नहीं है। तो इस तरीके से मतलब मेरा मानना है कि एक लीगल बैकिंग ना होना, दूसरा फ्री बीज होना, मतलब इस चीज़ का कारण बनता है सर। सॉरी सर। सही है, बिल्कुल आपने भी सही कहा। चुनाव पहले क्योंकि उनको पता है कि अभी चुनाव की डेट आने वाली है, तो वो ऐसी स्कीम को
अनाउंस करती हैं ताकि इससे से अधिक जनता जो है जो प्रभावित हो सके और वो चुनाव तक वो जो स्कीम है उनके माइंड में रहे और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो सर ये कहीं ना कहीं जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसका मिस यूज़ है या लूप होल कह सकते हैं सर इसको, कि वो इसका फ़ायदा उठा इनएडिक्वेसी ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की उसमें जो लूप होल है उसमें से वो निकल जा रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अक्टूबर में उन्होंने योजना शुरू की और 7 नवंबर तक पैसे बांटे। 6 नवंबर को पहले फेज़ की पोलिंग थी और 11 नवंबर को दूसरे फेज़ की पोलिंग थी, तो 7 नवंबर को बांटे। मींस प्रॉक्सिमिटी वाज सो मच कि वोटर चाह कर भी भूल नहीं सकता कि उसे मिले हैं 10,000 रुपये और 2 लाख मिलने का वायदा भी है कि वो भी मिलेंगे। तो पॉलिटिशियंस आर सो क्लेवर कि अगर 15 दिन पहले भी है तो शायद भूल जाए बहुत, तो हम तो उसी दिन बांटेंगे जिस दिन वोटिंग हो रही है उसके आसपास ही बांटेंगे। तो इस चीज़ को कोड ऑफ कंडक्ट में पहले इन चीज़ों पर कई बार डिफरेंट व्यू लिया इलेक्शन कमीशन ने। एक चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ अपनी योजना के बारे में, जो कि अप्रूव हो चुकी थी कैबिनेट से, सब हो चुका था, सिर्फ यह है कि कुछ पैसा जारी नहीं हुआ था उसमें, वो उसने अनाउंस कर दिया कि ये योजना है और इसका लाभ आपको मिलेगा। वो इलेक्शन ही रद्द कर दिया था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बेटे का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था, और वो सिर्फ अनाउंस करने पर उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन पे उसको रद्द कर दिया कि अब हम ये इलेक्शन 6 महीने बाद कराएंगे, क्योंकि इससे विशिएट हो गया है, आपने ये योजना अप्रूव जरूर की है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसको आप नहीं कर सकते थे। तो कई बार इस तरह का रुख भी लिया जा सकता है। हाँ बताइए। फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। नहीं, आपका सुझाव बिल्कुल सही है। ये मैंने भी एक जगह बोला था, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था, उसमें मैंने बोला था कि 1 साल का होना चाहिए। अगर हमारे विधानसभा की जो टेन्योर है वो 22 नवंबर को पूरी हो रही है, जैसा कि बिहार का हो रहा था, तो 21 नवंबर 2024 से आप कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई नई स्कीम नहीं ला सकते, कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो कुछ भी करना था 4 साल में आपने कर लिया। अब इस साल में तो आप उसको इम्प्लीमेंट भर करिए बस। उससे क्या होगा कि शुचिता आएगी। इस तरह का जो क्विक फिक्स है ना, क्योंकि ये क्विक फिक्स कई बार ट्राई हो चुका। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, इस तरह से ट्राई हो चुका और सक्सेसफुल पाया गया कि महिलाएं अगर पैसा मिल जाता है तो बिल्कुल एनमास वोट दे देती हैं। तो इस वजह से ट्राई एंड टेस्टेड ऐसी चीज़ को डिफीट करना ज़रूरी है, नहीं तो इलेक्शन की फेयरनेस नहीं रह सकती। तो ऐसे में जो आपने बताया कि लूप होल, ऐसे लूप होल को प्लग तुरंत कर देना चाहिए, अमेंड कर देना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और सभी पॉलिटिकल पार्टी सहमत भी होंगी, क्योंकि जितनी बार भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, इनफैक्ट मैंने अपने समय में 4 बार मीटिंग ली, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हर सुझाव से सहमत रही, बिकॉज एवरीबडी वांट्स जस्टिस, एवरीबडी वांट्स कि हम भी कल के दिन आउट ऑफ पावर होंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो बन गया है कानून, उसमें से निकलने की कोशिश भी हर कोई करता है कि भाई उससे फ़ायदा उठा लें, जो लूप होल है उसका हम पूरा फ़ायदा उठा लें, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कंपेयर करिए ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें खिलाड़ी लोग क्या क्या नहीं करते, डोपिंग करते हैं मेडल जीतने के लिए, बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ तो तख्तो ताज है, या तो आप 5 साल के लिए राज्य करोगे या फिर कचरे घर में पड़े रहोगे 5 साल तक, तो कितना अंतर है। तो ऐसे में लोग तो कुछ भी करेंगे और करने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर वो कानून का पालन भर कर रहे हैं तो इट इज़ गुड इनफ। तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये लूप होल जब भी हों तो उनको तुरंत उसको प्लग करना चाहिए, जिससे कि ठीक रहे। जो रूलिंग पार्टी के लिए है वो एक ये भी है
कि कोई भी फंक्शनरी इलेक्शन में भाग नहीं लेगा, कोई भी इलेक्शनरिंग से संबंधित कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। इसके दो उदाहरण आपको ऐतिहासिक हैं बिल्कुल। एक तो अपने प्राइम मिनिस्टर का, शी वॉज डिस्क्वालिफाइड एंड अनसीटेड बिकॉज ऑफ ए गवर्नमेंट फंक्शनरी एक्टिंग ऑन हर बिहाफ ड्यूरिंग इलेक्शंस। उस वजह से, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से। और एक गवर्नर साहब, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान, रहने वाले सतना के थे, मध्य प्रदेश के, गवर्नर किसी और राज्य में थे, इलेक्शन के दौरान वो सतना घर विजिट करने चले गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों ने प्लेकार्ड वगैरह, स्वागत वगैरह किया और कैंडिडेट का नाम भी उसमें लिख दिया कि साहब वो गवर्नर साहब के ये हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको सेंसर कर दिया कि आपकी परिनिंदा करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। उनको 2 दिन के अंदर ही रिजाइन करना पड़ा गवर्नरशिप से। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी एज इफेक्टिव एज दैट टू मेक लेवल प्लेइंग फील्ड, टू एंश्योर कि कोई भी इस तरह की गलती और वायोलेशन कोई बड़े से बड़ा फंक्शनरी, इवन पीएम भी ना कर सके। बहुत से पार्टियां क्या करती हैं कि जो पब्लिक मीटिंग के लिए मैदान होते हैं, एडवांस में उन्होंने करा लिया कि हमारी कोई ना कोई नेता की पब्लिक मीटिंग यहाँ है और वो मैदान जो है पूरे 15 दिन के लिए बुक। अब दूसरी पार्टी बेचारी कहाँ जाएगी? या रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में उन्होंने बुक कर लिया कि हमारे नेता आ रहे हैं तो उनके लिए है। रूलिंग पार्टी को बहुत ईजी है ये करा लेना। तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी डाला गया है कि कोई भी मोनोपोलाइज नहीं करेगा इस तरह का, और जो रिजर्वेशन अथॉरिटीज़ हैं वो इंश्योर करेंगी कि आपको 1 दिन का दिया है, पहले वो हो जाएगी, उसके बाद दूसरे दिन का रिजर्वेशन देंगे, ताकि दूसरी पार्टियों को भी मौका मिले कि वो भी उस सुविधा का, जो शासन की है, वो उस सुविधा का लाभ उठा सकें और लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। कोई भी अनाउंस नहीं करेंगे, कोई भी डिस्क्रिशनरी फंड नहीं जारी करेंगे मिनिस्टर। यहाँ तक होने लगा था 94 में, मैंने देखा सारे मंत्री जो हैं वो इलेक्शन अनाउंस होते ही सरकारी गाड़ी स्टेट गैराज में भेज देते थे, प्राइवेट कार मंगा लेते थे और उसी में जाते थे कि कहीं गलती से भी कुछ इलेक्शन रिलेटेड काम हो गया तो हम फंस जाएंगे और हमारी गद्दी भी चली जाएगी। तो अभी भी वो ट्रेडिशन चल रहा है कि वो इलेक्शन अनाउंस होते ही अपनी गाड़ियां हटा देते हैं। एक चीफ मिनिस्टर ने बहुत छोटी सी गलती की कि कोई प्रेस वाला आ गया उनके ऑफिस में इंटरव्यू लेने, उनने ध्यान नहीं दिया कि वो इस समय ऑफिस में बैठे हैं और उनने इंटरव्यू में इलेक्शन वाली बात बोल दी। ही वॉज सेंशर्ड एंड ही हैड टू रिजाइन। इमेजिन, चीफ मिनिस्टर हैड टू रिजाइन। तो इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इफेक्टिवनेस है विदाउट एनी लीगल बैकिंग, एंड इन ऑल दीज केसेस मैटर वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज सपोर्टेड द इलेक्शन कमीशन, always, without fail. On every occasion, Supreme Court upheld that Election Commission has done the right thing. In fact, one case came when I was also there, and we found that in one case, almost 90 crores had been distributed by a candidate. And in the law, there was no provision कि आप उसको कैसे पकड़ोगे, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से नहीं था, वो इंडिविजुअल। कानून में जब हमारा कानून बना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उस समय हमारे नीति निर्धारकों को ये सपना भी नहीं होता था कि हमारा देश इतना धनी हो जाएगा, इतना पैसा आने लगेगा कि एक विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए लोग 90 करोड़ बांट देंगे। सोचा भी नहीं उन्होंने। तो कोई प्रोविज़न नहीं किया उन्होंने। बूथ कैप्चरिंग का किया, बैलेट स्टफिंग का किया कि बैलेट लूट लेंगे या बैलेट बॉक्स लूट लेंगे तो इस सब पे रीपोल होगा, कैंसिल होगा, वो सब है, लेकिन मनी का नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी का सहारा लेके कि भाई इस तरह की चीज़
बिल्कुल नहीं अलाउ कर सकते, क्योंकि इट हैज़ विशिएटेड द इलेक्शन एटमॉस्फेयर, वी विल नॉट होल्ड दिस इलेक्शन, विल कैंसिल द इलेक्शन। तो दैट पर्सन वॉज रियली पीव्ड कि 90 करोड़ मेरे खर्च हो गए और इलेक्शन भी रद्द हो गया। तो ही वेंट राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कि बिल्कुल सही किया, इतना पैसा बंटने के बाद तो चुनाव हो ही नहीं सकता निष्पक्ष। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के लिए हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी हैं, जैसे दो समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाना, ये उसमें भी है। उसमें जो एक्शन होगी सब्सटेंटिव होगी, एफआईआर के जरिए होगी, कोर्ट केस के जरिए होगी, और दंड भी सब्सटेंटिव मिलेगा। मतलब अगर उसमें प्रेस्क्राइब्ड है कि 2 साल की सज़ा होगी तो 2 साल की सज़ा होगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये विदाउट लॉ है। तो इसमें जो भी सज़ा होगी वो इस तरह की होगी कि इलेक्शन के दौरान आप वो चीज़ रिपीट ना कर सकें। ना तो कोई सज़ा है, ना कोई जेल टर्म है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कैंपेन में आपने इस तरह की बात बोल दी तो कैबिनेट मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट में रख दिया कि भाई आप वहीं रहोगे अपने घर में, और बाहर पुलिस खड़ी रहेगी, आप कहीं जाओगे नहीं, कोई कैंपेन नहीं करोगे, कहीं बोल नहीं पाओगे आप टिल द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शन। इस तरह का आप कर सकते हैं। तो ये फ़र्क भी है। जो आरपी एक्ट के सेक्शन 123 में प्रेस्क्राइब का करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, उनमें एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ये होगा। अंतर सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ का ट्रायल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अनुभव शायद होगा कि ऐसा कोई भी जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है जो 3 हफ्ते के अंदर फैसले कर दे। एक जज हो सकता है फैसला कर भी दे तो अपील, फिर सेकंड अपील, फिर रिवीजन, वर्षों लगते हैं। कोई भी केस निपटने में आप देखें तो वर्षों लगते हैं, जबकि हमें तो 3 हफ्ते में इलेक्शन ख़त्म करना है और रिजल्ट डिक्लेयर करके चले जाना है। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इवन विदाउट लीगल बैकिंग इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग decency to election campaign, and it has proven over the years that it is really a wonderful document, a wonderful initiative of administrators agreed to by all the political parties, all the stakeholders. So the credit goes to the administrators, but political parties also deserve credit कि उन्होंने उसको माना और उसको शिरोधार्य भी किया। जितने भी ऑर्डर होते हैं उनका वो तुरंत पालन करते हैं हर चीज में। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल भी हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। कोई भी पोल रिलेटेड वर्कर, एम्प्लॉई, किसी भी तरह का इलेक्शनरिंग से संबंधित ना तो बोलेगा, ना काम करेगा, ना किसी को कहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पोलिंग बूथ के पास में अपने कैंप लगाती हैं, उनमें निर्देश ये हैं कि भाई आप कोई भी प्रचार का मटेरियल, कोई भी कैंडिडेट का फ़ोटो या कुछ भी नहीं लगाएंगे। और जो पर्ची बांटते हैं वोटर को, वोटर पर्ची बांटते हैं कि आप इससे देख सकते हो कि आपका किस पेज पर है इलेक्टोरल रोल में। उसमें भी आप ना तो आपका इलेक्शन सिंबल होगा, ना आपका नाम होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई हैं, तो वो सब उसका पालन करते हैं। और आप देखेंगे कि पर्ची में कहीं कुछ नहीं लिखा होता है। तो पालन भी बहुत रिलीजियसली और सभी लोग पूरी तरह से इसको करते हैं। इसमें एक दो एग्जाम्पल इस तरह के हैं जहां वायोलेशन होने के बाद भी इनएडिक्वेट एक्शन हुई। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल तो डिस्कस किया है, एक दो केसेस और इस तरह के हैं जिसमें इनएडिक्वेट एक्शन हुई, तो उसका भी असर अपने पूरे इलेक्शन सिस्टम पर पड़ा। और वो 91 के पहले के केसेस हैं, क्योंकि उस समय तक इलेक्शन कमीशन का उस तरह का रोब, उस तरह का दबाव, उस तरह की इमेज बनी नहीं थी
तो शुरू में इलेक्शन कमीशन जो है इसके पालन के लिए रिक्वेस्ट भर करती थी। जैसे मैंने बताया आपको कि 74 इलेक्शन में उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट को सर्कुलेट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सारी पार्टियों को बुला के उन्हें बताइए और वो उनसे इसका पालन सुनिश्चित कराइए। बाकी कितना किसने किया, कितना किसने नहीं किया, इसके बारे में कोई अकाउंट नहीं मिलता, कोई वो नहीं मिलता। कभी भी कोई वोटर को कुछ बोल रहा है, जैसे एक केस अभी आया है कि बिहार में जीविका दीदी जो बूथ लेवल एजेंट के रूप में काम कर रही थी पार्टी का, उसने किसी को बोल दिया कि आप इसको वोट डाल दीजिए और वो किसी ने वीडियो बना लिया। नाउ दैट इज ए वायलेशन। पोलिंग डे पर नोबडी कैन से दिस। अधिकारी तो छोड़िए, अधिकारी को तो बहुत बड़ी सजा होगी, लेकिन कोई भी ये कह नहीं सकता पोलिंग बूथ पर। जो भी कहेगा उसको पनिशेबल ऑफेंस है ये। और वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और सब तरफ से डिमांड उठ रही है कि इसको क्यों नहीं आपने किया। इसी तरह से एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी आपने शायद पढ़ा होगा, वो लॉ कॉलेज में दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में फरवरी में वोट किया और अभी नवंबर में बिहार में बेगूसराय में वोट किया। और उन्होंने कहा कि साहब हमने तो वहाँ से अपना नाम कटवा लिया दिल्ली से। वो तो ठीक है, लेकिन वोटर बने रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑर्डिनरी रेजिडेंस। जहाँ के वोटर आप बने रहना चाहते हैं वहाँ आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंस होना चाहिए। मीन्स 6 मंथ्स आप कंटिन्यूसली वहाँ पे निवासरत हों, तभी आप वोटर हो सकते हैं। तो 6 महीने तो है नहीं, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। ये दोनों केसेस काफ़ी इधर उधर चल रहे हैं। ऐसे केसेस चलते रहने पर लोगों का विश्वास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, इन चीज़ों में कम होता है। मुझे लगता है मॉडल कोड पर इतना काफ़ी है। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक भी ले सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। Do you want to have a break of 10 minutes? हाँ। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हमारे जो कानून है उसमें 2 तरह के रिवीजन प्रेस्क्राइब्ड हैं। इलेक्टोरल रोल का रिवीजन या तो समरी रिवीजन हो सकता है या इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है। समरी रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्टोरल रोल आज है उसी में एडिशन अल्ट्रेशन करेंगे हम और कुछ नहीं करेंगे। तो उसको ही हम पब्लिश कर देंगे कि भाई ये हमारी ड्राफ्ट रोल आज है, जिसको रजिस्टर करवाना है वो फॉर्म 6 भर दे, जिसको कैंसिल कराना है वो 7 और 8 भर दे। इस तरह के टाइम दे देते हैं 1 महीने का, उसमें वो क्लेम्स आ जाते हैं, उनको निष्पादन करके फाइनल पब्लिकेशन हो जाता है और ये काम हो जाता है। इंटेंसिव रिवीजन में पुरानी इलेक्टोरल रोल को हटा दिया जाता है कि अब ये नहीं, एकदम एब इनिशियो शुरू से नई इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। और नई बनाने के लिए हाउस टू हाउस BLO जाएगा, सब नोट करेगा और पूरा नई मतदाता सूची बनाएगा। वो उसमें इंश्योर करेगा कि जो एलिजिबल नहीं है वो उसमें से नाम कट जाएं और जो एलिजिबल हैं वो सब जोड़ जाएं। वो प्रक्रिया है। लेकिन अभी जो स्पेशल बनाया गया है SIR, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं थी। जैसे सिटीज़न को अपना प्रमाण देना है कि वो सिटीज़न है, और उसके लिए 11 डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड हैं कि उनमें से ही एक डॉक्यूमेंट देना है। अगर आपका नाम पुरानी SIR वाली सूची में नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट देना है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें SIR को, तो उसमें तो बहुत विवाद हुआ, क्योंकि ऐसे टाइम पर किया गया जब वहाँ बाढ़, अतिवृष्टि, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। और गरीब आदमी जो है, बिहार वैसे भी अपने यहाँ का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है, गरीबतम प्रदेश है, और मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो उन 3 महीनों में, बारिश के 3 महीनों में, ये एक डॉक्यूमेंट में से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑफिस कई बार जाना पड़ता, 4-5 बार, अपनी आजीविका छोड़ के, मजदूरी छोड़ के कैसे जाए वो। तो ये सब समस्याएं उसको होने से उस समय काफ़ी विवाद हुआ। लेकिन
बाद में धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने सब चीज़ें रियलाइज़ की और उन्होंने सुधार किया अपने उसमें अप्रोच में, और धीरे से वो हो गया। वो सारे सुधार उन्होंने ये नए जो 12 स्टेट लिए गए हैं, ये स्टेट यूटीज़, उनमें उन्होंने उन सबको सुधारों को शामिल किया है। इससे प्रक्रिया ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि जो बीएलओ होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि बीएलओ सिर्फ आपके काम के लिए नहीं है, दे हैव देयर प्राइमरी ड्यूटी। टीचर हैं तो पढ़ाना, आंगनवाड़ी वर्कर है तो आंगनवाड़ी खोलना, वहाँ काम करना, ये सब चीज़ें हैं, और ये सेकेंडरी काम है। ओवर एंड अबव दैट तो वो बेचारे कितना करेंगे, फिर उनकी क्वालिफिकेशन। आंगनवाड़ी वर्कर बहुत से तो ऐसे हैं जो 5वीं पास हैं, तो कैसे करें वो। आपने कहा कि 2003 की मतदाता सूची का पीडीएफ जो है वो कंप्यूटर में है, उसमें से निकालिए अपना नाम और भाग और ये और वो लिखिए, तो कैसे करें वो। तो उस वजह से तनाव भी इन लोगों में बहुत है। आपने पढ़ा होगा अखबार में कि केरल में कोई एक बीएलओ ने सुसाइड किया है, एक टीचर जो है राजस्थान में उसका सुसाइड का सामने आया है। मेरे अपने यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में कई बीएलओ मेरे पास आए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, तो उन्होंने आके अपनी व्यथा व्यक्त की कि साहब मैं क्या करूँ, मेरे को हेड मास्टर कह रहे हैं कि आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, कोर्स पूरा करो। अब मैं कोर्स पूरा करूँ कि 30 नवंबर तक ये करूँ, ये सब समस्याएं लेके आ रहे हैं। तो ये समस्याएं उनकी हैं, इस वजह से एसआईआर थोड़ा पेनफुल हो रहा है, कम पेनफुल हो रहा है बिहार की तुलना में, लेकिन पेनफुल हो रहा है। जो लक्ष्य है इसको कि बिल्कुल साफ सुथरी इलेक्टोरल रोल बनेगी, जिसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई भी मृत व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी शिफ्टेड व्यक्ति नहीं होगा, वो लक्ष्य जो है प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बीएलओ आपका बिजी है तो वो बेचारा उतना पैनी नज़र से सब चीज़ नहीं देख पाएगा, कर नहीं पाएगा, और प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पिछले 20 साल में कोई एसआईआर नहीं किया। 2002-03 में लास्ट हुआ था और अब हो रहा है। इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने हमेशा समरी रिवीजन किया, और 2023 का समरी रिवीजन इतना अच्छा था कि उस बार वोटर बढ़ने के बजाय वोटर कम हुए थे, क्योंकि उन्होंने सारे मृत हटाए, सारे शिफ्टेड हटाए, सब हटाए, और उसके लिए डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया, और ERO नेट, इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेट, ये पूरा कंट्री वाइड नेट है। उसमें आप जाएंगे ERO नेट पे तो आपको कोई भी नाम और एपिक नंबर भरेंगे तो जितने भी डुप्लीकेट उसके एंट्री होंगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी कि एक केरल में है इसकी, क्योंकि पहले केरल में काम करता था, फिर दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, फिर अभी सूरत में है, तो वो सारे नाम आ जाएंगे, और वो सारे नाम आप कंसर्न्ड स्टेट में भेज के बीएलओ से जांच करा सकते हैं कि इस समय जहां रह रहा है बस वहीं का नाम ये रखेंगे, बाकी हटा देंगे। तो इस तरह से भी प्योरिफिकेशन इलेक्टोरल रोल का हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिशन इलेक्शन कमीशन का है। हर इलेक्शन के पहले उन्हें कराना जरूरी है रिवीजन। अब जैसे उन्होंने असम को छोड़ दिया था, असम में इलेक्शन है, तो असम को बाद में उन्होंने शामिल किया। अभी 1-2 दिन पहले ही आया है कि असम में समरी रिवीजन होगा, एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये 2017 से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी वजह से उन्होंने असम को अलग किया है। बाकी सब में एसआईआर और असम में समरी रिवीजन होगा। तो मुझे लगता है इससे आपको पूरा उत्तर मिल गया होगा। यानी आपका मैंने सुन नहीं पाया पूरा। सर अभी कुछ राज्य सरकारों ने एसआईआर का विरोध किया, उन्होंने बोला कि हम यहाँ अपने यहाँ पे इसको लागू नहीं करेंगे। तो सर राज्य सरकार के पास इसके संबंध में कुछ पावर है कि इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का विरोध कर सकते हैं? नहीं, कोई पावर किसी को नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी को नहीं है। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट्स ओनली टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट हम लोगों की छुट्टी, हम लोगों का टूर, सब कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अप्रूव करते हैं, किसी और से कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों पर बंदिश भी है, इवन अगर प्रधानमंत्री बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। वी विल टेक ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए कोई नहीं रोक सकता, स्टेट गवर्नमेंट तो कतई नहीं रोक सकती। और स्टेट गवर्नमेंट में तो काफ़ी कुछ पावर इलेक्शन कमीशन को है। इनफैक्ट
वेस्ट बंगाल का एक उदाहरण है, उसमें इलेक्शन हो रहे थे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो थे वो पूरी तरह से रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। शिकायत आई, इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि इनको आप 24 घंटे में हटा दीजिए। वहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि साहब वो सीएम इज़ नॉट एग्रीइंग, उनको नहीं हटाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया अगर आप 2 घंटे में अब नहीं हटाते हो, 24 घंटे भी नहीं देंगे, 2 घंटे में अगर उन्हें नहीं हटाते हो तो इलेक्शन रद्द कर देंगे, वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट रूल में चला जाएगा, क्योंकि आपकी विधानसभा की म्याद खत्म, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आधे घंटे में पुलिस कमिश्नर बदल गया तुरंत। तो इलेक्शन कमीशन हैव द आर्सेनल विद देम टू एंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट्स कंप्लाई, वो कंप्लाई करेंगे, करना पड़ेगा, कोई उसमें दो मत नहीं है। अगर आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है तो वी टेक अप द सिक्योरिटी। और हाँ सर, इन माय ओपिनियन मैं सोचता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी एसआईआर के संबंध में अपोजिशन काफ़ी क्वेश्चंस उठा रहे हैं और डायरेक्ट दे आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डू यू रियली थिंक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वेड बाय द रूलिंग पावर और दे गेट इन्फ्लुएंस? देखिए, ये चीज़ बता पाना मुश्किल है कि रूलिंग पावर से स्वेड है या नहीं है, लेकिन गलतियां हैं और वो गलतियां हम लोगों ने भी बहुत पॉइंट आउट की हैं कि कोई भी शिकायत आए, कोर्ट उस समय इंटरफेयर नहीं कर सकता और आप भी कहो कि हम नहीं करेंगे जांच जब तक आप एफिडेविट ना दो, विच इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। आप बिजनेस में तो डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो कि बड़े से बड़ा पैसा इधर से उधर कर ले, बैंक का लोन ना चुकाए तो भी उसको क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, सिर्फ फाइन होगा। और इधर वोटर को आप धमका रहे हो कि अगर तुमने गलत जानकारी दी फॉर्म में तो 1 साल की जेल कर देंगे तुम्हें। ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक स्पेस शुड ऑलवेज बी फ्री ऑफ दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स, बिकॉज गरीब आदमी तो वैसे ही डर जाएगा कि अरे छोड़ो यार, हमें नहीं नाम दर्ज कराना, हमें वोट डालने ही नहीं जाना। तो आप क्या कर रहे हो? डेमोक्रेसी को मर्डर कर रहे हो। आपको इंश्योर करना चाहिए कि हर आदमी उसमें आए। गरीब से गरीब आदमी और मुकेश अंबानी दोनों का वोट बराबर है और दोनों को आने का अधिकार है और दोनों आना चाहिए अगर डेमोक्रेसी सही तरीके से चल रही है तो। ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन इज रेफरी। तो इसलिए हमेशा इलेक्शन कमीशन का, यार सी विजिल इसी का एग्जाम्पल है कि आपको कुछ नहीं करना, 100 मिनट में हम आपको जवाब देंगे, सिर्फ आपको फोटो खींच के भेजना भर है। तो कोई भी शिकायत कोई कहीं से भी आए, इलेक्शन कमीशन को बेहिचक सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों को साथ में लेकर जांच कर लेनी चाहिए ताकि निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट जांच हो और उसका विवरण कि जांच में ये पाया गया पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए और शिकायतकर्ता को भेज दीजिए। अपने आप आपका इमेज बड़ी ज़बरदस्त होगी और डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चलेगी, आप में भरोसा जनता का बना रहेगा। लेकिन अगर उसको आप डिनाई करते हैं कि नहीं हम शिकायत की जांच ही नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। शिकायत तो जांच के लिए है और इलेक्शन कमीशन को ही अधिकार है अकेला, कोर्ट कोई इंटरफेयर करेगा नहीं। तो ऐसे में वो करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने हमेशा यही कहा कि इलेक्शन कमीशन विल डू वेल टू बी प्रोएक्टिव in undertaking investigation of each and every complaint from any corner, any stakeholder, anywhere, and put the facts in public domain. If there is no other issue, we take up security. No break? Okay. Sir. Security is one of the key for elections, because आपको मैंने पहले ही बताया कि इलेक्शंस ने रिप्लेस किया है बैटल्स एंड वार्स को, बैटल्स एंड वार्स को। तो ऐसे में कुछ भी होगा और पहले होता भी रहा है। इनफैक्ट वन एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज ऑब्जर्वर इन आंध्र प्रदेश, वन ऑफ द पोलिंग बूथ was captured by 4 goons, and one of them was son of the chief minister. And when information came to all the controlling authorities, including me,
एंड आई आज माई ड्राइवर कि चलो उधर चलते हैं, तो ही सेड कि सर वहाँ मत चलिए, वहाँ बहुत वायलेंस होगा, ऐसी जगह पर बहुत गड़बड़ होता है क्योंकि ये आदमी बहुत नोटोरियस है। आई सेड नहीं, आई एम ऑब्जर्वर, आई हैव टू गो देयर, हाउ कैन आई नॉट गो? So I went, but it took about half an hour because it was about 30 kilometers away. The time I reached there, I found that the polling booth was locked from inside, and when we knocked, 4 women opened the door, and we found that 4 persons were fatally injured and lying down. For the first time I saw the power of democracy and democratic zeal. These 4 women backed them up, उनको घायल कर दिया, उनको वहीं पढ़ा और इंश्योर किया कि पोलिंग बूथ कब्जे से बाहर हो, क्योंकि उस स्टेट की यह हिस्ट्री थी कि उन्होंने अरक आंदोलन किया था, इफ यू रिमेंबर, और उसको बंद करा दिया था। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को अपने यहाँ मिलती हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में। इतना कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट लोगों में है, उन्होंने ही निपटा दिया उसको, कोई पुलिस और कोई इलेक्शन मशीनरी को कुछ नहीं करना पड़ा, और वो बूथ कैप्चरिंग ख़त्म हो गई और वहाँ कुछ नहीं कर पाए वो लोग। तो सिक्योरिटी कितनी भी ज़्यादा आप करें, ज़रूरी नहीं कि आप हर फ्लैंक को कवर कर सकें, हर अनटूवर्ड इवेंट को रोक सकें और प्रिवेंट कर सकें, ये संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। दूसरा इशू इसमें रहता है कि सारे राजनीतिक दल, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहा है वहाँ के सारे राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हमें स्टेट पुलिस पर कोई भरोसा नहीं, आप स्टेट पुलिस कहीं मत लगाइए, आप तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाइए, और अगर आपको अवेलेबल हो तो सेना को लगाइए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल निष्पक्ष होंगे और उनके रहने से निष्पक्षता से चुनाव होगा। तो ये भी एक बंधनकारी चीज़ हो जाती है इलेक्शन कमीशन के लिए, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन हमेशा इस तरह का कॉर्डन बनाती है कि जो इनर कॉर्डन होगा वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का होगा हर जगह, चाहे वो पोलिंग बूथ हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रूम हो जहाँ पोल्ड ईवीएम रखी जानी है। इस तरह के जितने भी जगह हैं वहाँ इनर कॉर्डन विल ऑलवेज बी बाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हु आर टोटली अननोन टू द लोकल पॉलिटिशियन। उसके बाहर स्टेट पुलिस होगी, उसके बाहर होम गार्ड या जो भी हैं वो होंगे। इस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं। दूसरा, एक टर्मिनोलॉजी इलेक्शन कमीशन बनाती है, सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स, क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स, इस तरह के डिपेंडिंग ऑन द लास्ट इलेक्शंस एंड बिफोर दैट क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इश्यूज आए। एक साथ इकट्ठे वोट तो नहीं एक कैंडिडेट को मिले उस पोलिंग बूथ पे कि 90% वोट एक ही कैंडिडेट को या एक ही पार्टी को मिले हों। ये सब क्राइटेरिया बना के, और इसकी किताबें मैंने यहाँ दे दी हैं लाइब्रेरी में, इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक ये सब मैंने दिया है। और एक अच्छी किताब ये भी दी है ऑर्निथ शानी की है, हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। कि आज़ाद होने के बाद 50 में हम लोग डेमोक्रेटिक कैसे बने, इसकी पूरी हिस्ट्री उसमें ट्रेस की गई है। तो आई थॉट कि सम ऑफ यू मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ आवर इलेक्शंस, तो वो उसमें है कि इस तरह से पोलिंग स्टेशन जो है वो क्लासिफाई होंगे और इस तरह के इंतज़ाम होंगे। क्रिटिकल पे ये इंतज़ाम होगा, सेंसिटिव पोलिंग बूथ पे ये इंतज़ाम होगा, इस तरह से किया जाएगा। और जनरल ऑब्जर्वर शुरू में हुए, उसके बाद जब एक्सपेंडिचर का देखा गया कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा है, पैसा बटने लगा है, तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आए। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जनरली इनकम टैक्स, कस्टम्स, अकाउंट्स, ऑडिट, इन सर्विसेज के लोगों को भेजा जाने लगा और वो ऑडिट करते हैं अकाउंट का। जो कैंडिडेट अपना रखते हैं अकाउंट खर्चे का, उसको 3 बार पूरे कैंपेन पीरियड में ऑडिट करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि हमने ये देखा और ये सही पाया। उसके लिए
हर चीज़ का रेट कलेक्टर निर्धारित करते हैं कि जैसे मान लीजिए पब्लिक मीटिंग के लिए आपने पंडाल लगवाया, कुर्सियाँ बुलवाई, गाड़ी लगाई, ये सब लगाए, तो उन सब के रेट्स कलेक्टर तय करते हैं कि हमारे ज़िले में इस रेट पर ये चीज़ें मिलती हैं, तो उनका एक्सपेंडिचर उससे आप गणना करेंगे और उससे ऑडिट करेंगे। तो दैट इज़ अनदर पार्ट। बट सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं, और पुलिस ऑब्जर्वर चूँकि वो बाहर के हैं, एसपी हो सकता है रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो, ये बाहर के हैं, तो वो इंतज़ाम देखते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, ताकि कोई भी राजनीतिक दल ये ना सोचे कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर के कहने से या यहाँ के होम मिनिस्टर के कहने से, यहाँ के डीजी पुलिस के कहने से ये हुआ है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि पूरा पुलिस महकमा, डीजी पुलिस से लेके कांस्टेबल तक, पूरे इलेक्शन पीरियड में नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट डिक्लेयर होने तक इलेक्शन कमीशन में डेपुटेशन पर होता है। इवन डीजी पुलिस इज ऑन डेपुटेशन एंड दे कैन टेक एनी punitive action, disciplinary action against them. So whole of the police department works under election commission. बाकी विभागों में जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टली पोल ड्यूटी में लगे हैं, सिर्फ वही होते हैं डेपुटेशन पे, बाकी लोग नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस में तो एवरीवन इज ऑन डेपुटेशन टू द इलेक्शन कमीशन। और डेपुटेशन आप लोग समझते होंगे क्योंकि आप अधिकारी हैं कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो पूरी इलेक्शन कमीशन में आपके बारे में वेस्ट होती है। ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बाद भी अभी भी कई जगह शिकायतें आती हैं कि स्ट्रांग रूम में जहाँ ईवीएम रखी थी वहाँ के क्लोज सर्किट टीवी काम नहीं कर रहे हैं, कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, और जहाँ हमारे एजेंट को ठहराने की व्यवस्था की गई है वहाँ दिख नहीं रहा है कि वो ताला कोई खोल तो नहीं रहा है, कोई अंदर घुस के उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। इस तरह की शिकायतें भी आती हैं। इसमें कई बार गलतियां होती हैं रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की। जैसे कोई अनयूज्ड ईवीएम है, वो कहीं स्ट्रांग रूम में रखी हुई थी पहले से और वो रखी रह गई, पोल्ड ईवीएम आ गई, उस समय ख्याल आया कि अरे वो अनयूज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनको वहाँ भेजो, तो खोलना पड़ेगा स्ट्रांग रूम, जबकि स्ट्रांग रूम खोलने की सख्त मनाही है। जब तक काउंटिंग शुरू ना हो तब तक आप खोलेंगे नहीं। ऐसी गलती हो जाने पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लें, उनके सामने ताले की सील तोड़ें, ताला खोलें, उनके सामने वो बाकी ईवीएम निकालें और इंश्योर करें कि पूरे की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ताकि किसी को ये मौका ना लगे कि साहब स्ट्रांग रूम काउंटिंग के पहले खोल के मैनिपुलेशन किया गया, सिक्योरिटी ब्रीच हुई उसमें। तो ऐसे कई तरह की शिकायतें आती हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन को हमेशा ट्रांसपेरेंट रोल और सबको साथ लेके चलने का रोल वो करना होता है। आपने जैसा वीडियो देखा ये इलेक्शन वाला, उसमें देखा होगा एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़, स्पेशली मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में, छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में, झारखंड, ऐसे आंध्रा, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे आपको और भी ध्यान रखना पड़ता है माइंस का, कि मूवमेंट जब आपके इलेक्शन पार्टीज़ का हो रहा है, आना जाना, ईवीएम लेके करना, तो उसमें कोई माइन की वजह से एक्सीडेंट ना हो। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्टी का पूरा 25 लोगों का दल 2013 में माइन ब्लास्ट में ऑल डेड। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं और एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में इंतज़ाम बिल्कुल अलग होते हैं और उसके लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं वो भी संख्या बढ़ा दी जाती है और मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अच्छी तरह से होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के लिए इलेक्शन कमीशन सिक्योरली इंश्योर करता है कि जो ट्रेन्स हैं, क्योंकि ट्रेन से ही भेजे जाते हैं ज़्यादातर, फिर उसके बाद बाई रोड जो भी है उसके लिए बसेस, ट्रेन्स में रेक्स पूरी तरह से कबाड़ा दे देते थे रेलवेज कि भाई ये तो चुनाव की ड्यूटी है, हम पैसेंजर ट्रेन थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, द लेटेस्ट न्यूएस्ट कोचेस विल बी पुट इन दिस बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर गार्डिंग द पोलिंग, और थके हुए होते हैं क्योंकि
एक जगह ड्यूटी की, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, ऐसे फेज़ वाइज उन्हें जाना पड़ता है। तो इन लोगों के लिए बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन होनी चाहिए और उनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो IRCTC से पानी, खाना, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करती है कि ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर डन। एंड टू कैप इट ऑल, एक बिहार इलेक्शन 2015 6 फेज़ का इलेक्शन था और खूब CRPF और ये सब लगा के इंश्योर किया गया कि एक भी वायलेंट इंसिडेंट ना हो, पूरा पीसफुल इलेक्शन हुआ। लेकिन जब बाद में आंकड़े देखे गए तो देखा गया कि 17 पोलिंग पर्सनल दे डाइड ऑन ड्यूटी। मतलब इतने तनाव में वो लोग रहते थे, पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरे लोग, कि उनका शरीर उसको टॉलरेट नहीं कर सका एंड दे कोलैप्स, दे डाइड। मल्टी ऑर्गन फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, जाने क्या क्या हुआ। और उस समय तक प्रोविजन ये था कि उनके परिवार को 7 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे एक्स ग्रेशिया। उस समय इलेक्शन कमीशन ने उसको बढ़ा के तुरंत 20 लाख किया कि भाई पोल ड्यूटी में स्ट्रेस की वजह से अगर कोई मरा है तो उसके परिवार को थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। अब बढ़ा के उसको शायद 50 लाख किया जा रहा है या हो गया है, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन बढ़ाया जा रहा है। तो सिक्योरिटी के लिए जो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन पूरा ध्यान रखता है। और इन लोगों को बाद में शील्ड और जो इनके कलर्स होते हैं वो सब देने की व्यवस्था भी है कि जो भी अच्छा काम करेगा, जो बटालियन, जो कंपनी अच्छा काम करेगी, जहाँ बिल्कुल पीसफुल पोलिंग होगी, जहाँ कोई शिकायत नहीं इनके खिलाफ आएगी, क्योंकि कई बार ये शिकायत भी आती है कि पुलिस वालों ने हमें रोक दिया, वोट नहीं डालने दिया। तो ये सब चीज़ जहाँ नहीं होगी उन लोगों को ये रिवार्ड भी किया जाएगा ताकि उनका मोटिवेशन भी बना रहे। फिर भी आपने अभी जो बिहार इलेक्शन हुआ उसमें 2 इंसिडेंट हुए बड़े, और वेस्ट बंगाल तो नोन है कि वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस भी बहुत होता है, ड्यूरिंग द पोल वायलेंस भी बहुत होता है, ड्यूरिंग द कैंपेन भी वायलेंस बहुत होता है। तो ऐसे स्टेट्स में सारे इंतज़ाम पुलिस ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में पूरी तरह से स्पेसिफिक पॉइंट्स वाइज बनाते हैं और उसको वो इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि अगर मिड कोर्स करेक्शन भी करना पड़े तो वो भी किया जाए और इस तरह से इंतजाम किया जाए कि सारा पीसफुल निपट सके। ये अधिकारी भी मोस्टली बाहर के होते हैं, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी तरह से प्रभावित होने की संभावना बिल्कुल नगण्य उनकी रहती है। लेकिन फिर भी थोड़ी फ्रेटर्निटी होती है बैच वाइज। जैसे आप जिस बैच के हैं, अगर वहाँ आप उस स्टेट में गए, उस बैच के वो मिल गए हमको, तो थोड़ा बहुत एफिनिटी हो जाती है। उसमें दोनों तरफ से काम करता है। मिल जाने से फ़ायदा भी होता है कि वो पूरा जानकारी आपको दे देते हैं कॉन्फिडेंशियल, और आप बहुत बेहतर इंतजाम भी कर सकते हैं। नुकसान भी हो सकता है कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है और आपके इंतजाम जो है उतने प्रभावी नहीं होंगे। सिक्योरिटी के बारे में सबसे बढ़िया जो केस देखने को मिला वो बूथ कैप्चरिंग और बैलेट स्टफिंग और बैलेट बॉक्स लूटिंग, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं ईवीएम के कारण। क्योंकि बैलेट स्टफिंग और बैलेट बॉक्स लूटिंग जो है वो ईवीएम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईवीएम में एक वोट डालने में आपको कम से कम 20 सेकंड लगते हैं। 7 सेकंड तो वीवीपैट स्लिप रखी रहती है ताकि आप देख सकें उसको अच्छी तरह से। फिर आपने वोट डाला 7 सेकंड्स, फिर आपने बाहर निकले, उसे दूसरा बैलेट अपलोड करना है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 सेकंड का समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन द रश। अगर रश है तो 15 सेकंड में हो जाएगा, कोई जल्दी जल्दी करेंगे वो लोग, और अगर ढीला ढाला काम चल रहा है, 2-4 वोटर ही आ रहे हैं, तो उसमें 20 सेकंड भी लग जाते हैं। तो अगर आपको 1000 वोट डालने हैं, जो बैलेट स्टफिंग आधे घंटे में पूरे बैलेट पेपर ठक 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 करके दूसरा मोड़ रहा है और डाल रहा है, तो आधे घंटे में हो जाता था। अभी ये ईवीएम में 20 सेकंड से अगर 1000 वोट आपको डालने हैं तो 20,000 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा पोलिंग बूथ पर।
और 20,000 सेकंड का मतलब होता है कम से कम नहीं तो 6 घंटे, 5-6 घंटे। इतने में तो पता लग जाएगा लोगों को और रीइंफोर्समेंट आ जाएगा और आप अरेस्ट हो जाएंगे और एक्शन हो जाएगा। जनता को अपने हाथ में नहीं लेना पड़ेगा रिड्रेसल। तो ये चीज़ ईवीएम के आने से हुई है। लूटिंग भी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि बैलेट बॉक्सेस में क्या होता था कि वो पैदल बेचारे आते थे, बैलेट बॉक्सेस को लेके पैदल आएंगे एक सेंटर पर। अब इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया है कि व्हीकल विल गो टू एवरी पोलिंग स्टेशन एंड दिस व्हीकल विल हैव 12 पुलिसमैन विद गन्स। तो कोई भी उसको डर नहीं रहेगा कि कोई भी लूट सके या कोई भी वो कर सके, और इसीलिए आपने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं सुना होगा। लेकिन दूसरे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा खेलों तक में लोग मेडल के पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ये तो इलेक्शन है जिसमें आपको रूलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऐसा भी कर देते हैं कुछ ऑफिसर्स कि पोल्ड ईवीएम जो है वो पुलिस थाने में रख दिया, या वो किसी होटल में रुके तो वहाँ रख दिया, और ये शिकायत आती है कि साहब ये वहाँ रख के बदल गई, ये हुआ वो हुआ। तो सिक्योरिटी में इसको स्पेसिफिकली एड्रेस किया गया है कि जब भी इस तरह की नौबत आए कि किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को जो इंचार्ज है पोल्ड ईवीएम का या वैसे ईवीएम का, और उसे ऐसी जगह रुकना पड़े तो इन्फॉर्म करेगा, पूरी चीज़ें बताएगा, ड्रिल उसका वीडियो बनाएगा अपने मोबाइल से और वो भी सबमिट करेगा कि इधर रखा है, ये है, ऐसा है, और जब जाएगा वहाँ से तब भी वो वही रिपोर्ट करेगा। तो इतने अच्छे सिस्टम्स बन गए हैं। और लास्ट सिक्योरिटी के लिए एक वेब कैमरा, आपने सुना होगा कि अब हर पोलिंग बूथ में वेब कैमरा लगा होता है जो पूरी पोलिंग बूथ की एक्टिविटी को देख रहा होता है, और उस वेब कैमरा का कनेक्शन जो है पूरे देश में है। आप कहीं भी बैठ के देख सकते हो कि इस पोलिंग बूथ में क्या हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन में सब लोग देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में भी सब मॉनिटर करते हैं। और उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला कि एक पोलिंग स्टेशन पे एक बहुत पावरफुल आदमी आए 6 फीट लंबे, और वोटर आया तो उनने उसको इंक लगवाई और उसको बेचारे को वहीं खड़ा रहने दिया, एंड ही वेंट इनसाइड एंड प्रेस द बटन। दूसरा वोटर आया, उन्होंने यही किया, उसको इंक लगवा दी कि भाई तुम्हारा वोट डलना है, अब तुम यहीं रहोगे, वो जाके दबाया। और सारी पोलिंग पार्टी, सारे पोलिंग एजेंट खड़े हैं, मतलब उनके वहाँ प्रेजेंस में कोई नहीं बैठा। इमेजिन, ही वॉज सो पावरफुल दैट cutting across party lines, all polling agents are standing, all polling officers are standing. इतना सम्मान था उनका कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी खड़ा है, पोलिंग ऑफिसर भी खड़े हैं, सब खड़े। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटर ने देख लिया, तुरंत डीजी पुलिस को फ़ोन हुआ, सीआरपीएफ का रीइंफोर्समेंट आया और उनको अरेस्ट करके ले गया। फिर पोलिंग नॉर्मल चालू हुई। मतलब 2 या 3 वोट इस तरह से गलत पड़े। अगर मान लीजिए वो दिन भर हो जाता तो ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क लगता कि साहब ये ईवीएम गड़बड़ है, इसने तो पूरा 90% एक ही तरफ वोट डाल दिया। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये इतने अच्छे इंतजाम हैं कि हर चीज़ दिखेगी फ्रॉम स्टार्ट टू क्लोज। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि आपको 20 मिनट बचे हैं, तो थोड़ा बहुत आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी इशू, एनी क्वेश्चन, प्लीज। इसका काम बहुत समय से चल रहा है, 2015 से चल रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट में वो प्राइवेसी वाला केस आ गया तो रुक गया। आधार को उससे लिंक करना और बायोमेट्रिक से वोटर आइडेंटिफिकेशन करना, जिससे कि वोटर कहीं भी हो, जैसे अभी एनआरआई जो है 1.5 करोड़ लोग वो वोट नहीं डाल पाते हैं। जो मजदूर होते हैं फसल कटाई के लिए अगर बाहर गए हैं तो वो वोट नहीं डाल पाते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रही है, कई तरह के ऑप्शंस को देख रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी ले रही है, रिमोट वोटिंग मशीन भी बनाया है उन्होंने, कई चीज़ें की हैं, लेकिन अभी फाइनली कोई नहीं हो पाया है। बट आई थिंक सम डे यू विल सी कि इस तरह का
आइडेंटिफिकेशन वोटर का बायोमेट्रिक हो जाएगा और वो जहाँ होगा वहाँ वोट डाल सकेगा, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि बहुत कम समय दिया जाता है और बीएलओ को जैसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है, तो बाद में क्या होता है कि गलत जानकारी भर दी जाती है। जैसे मोबाइल नंबर है तो बीएलओ ने क्या किया कि 9-10 बार लिख दिया, वही किया, गलत नंबर डाले और वो सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे एसआईआर की बात करूं तो अभी चल रहा है, लेकिन बीएलओ पे बहुत दबाव है, परसेंटेज दिख रहा है, जो अधिकारी हैं दबाव बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बगैर फ़ोटो के भी एसआईआर फॉर्म सबमिट कर दे रहे हैं, थोड़ी गलत जानकारी भी सबमिट कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए और Yes, sir. इलेक्शन कमीशन ये करता रहा है। जैसे अभी हम एक छोटी सी चीज़ बताते हैं, अभी उन्होंने कहा कि 2 फोटो आप लगाइए ताकि इलेक्टोरल रोल में फ़ोटो बड़े अच्छे हों और बहुत आसानी से पहचाने जा सकें। अब आप तो बहुत बड़े स्टूडियो में खिंचाएंगे तो आपका तो बड़ा हाई रेजोल्यूशन कैमरे से बढ़िया फ़ोटो होगा और वो अच्छा दिखेगा। जो गरीब मजदूर है वो एक टूटे हुए कैमरे वाले आदमी को पकड़ेगा कि भाई सबका 1-1 रुपये में 2-2 रुपये में खींच दो, हम 100 लोग हैं, और वही फ़ोटो लगाएगा। अब वो फ़ोटो तो बिल्कुल ख़राब हालत में होगा। अब इसको इलेक्शन कमीशन अच्छा कर सकती थी कि उस पर बोझ डालने के बजाय, भाई वो है हमारे पास टैबलेट, उसमें कैमरा भी है, सब है, जब हम फॉर्म अपलोड करेंगे हम आपका फ़ोटो खींच लेंगे, हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी है, तुरंत हो जाएगा, बढ़िया इलेक्टोरल रोल, बढ़िया फ़ोटो। लेकिन नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन को ये करना है, जो आप कह रहे हैं उनको करना है कि हमारे कर्मचारी पर तनाव कम हो, हमारे कर्मचारी पे किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए, और अगर आए तो हम हमेशा उसके साथ हों ताकि उसको हम सपोर्ट कर सकें, दिलासा दिला सकें। जैसे आपको बताया जो डेथ हुई तुरंत 20 लाख किए गए, अब जाके 50 लाख भी हो रहे हैं। तो एटीट्यूड अलग होना चाहिए कि जो हमारे लिए काम कर रहा है वो हमारी सेना है और उस सेना के हर आदमी की सुरक्षा, हर आदमी का वेलफेयर हमारा दायित्व है, ये हमें करना है। और जो भी हमें लक्ष्य रखना है उस लक्ष्य को पूरी बारीकी से अध्ययन करके उससे सुनिश्चित करना है। जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो अगर यूनिफॉर्म आपको चाहिए बिल्कुल बढ़िया रेजोल्यूशन वाला, तो एक ही कैमरे से खिंचे और वो इलेक्ट्रल रोल में रहेगा तो बहुत अच्छा आएगा। अब 100 कैमरों से होगा, टूटे फूटे कैमरों से भी होगा गरीब आदमी का, तो उसका बेचारे का तो पहचान में ही नहीं आएगा। ये चीज़ है। दूसरा सर, जैसे बीएलओ सामान्यतः टीचर बनाए जाते हैं, तो जब जैसे एसआईआर चल रहा है तो एक ऐसे देखा गया कि 15-20 दिन से अब टीचर स्कूल ही नहीं है, तो उनकी प्राइमरी ड्यूटी पढ़ाना है। तो इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना चाहिए। ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है और ये पिछले 20 सालों से चल रहा है कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है तो पढ़ाई सफ़र करती है, वाकई सही है। और इस पर काफ़ी कुछ रस्साकशी भी होती रही है शिक्षा मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन के बीच। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनने ये उसी समय विजुअलाइज़ किया था। 1-2 देशों ने स्थायी इलेक्शन मशीनरी बना दी, तो 5 साल तक वो मक्खी मारते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, दंगे फसाद करते हैं ऑफिस में। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, स्थायी मशीनरी नहीं चाहिए, सिर्फ ये 300 लोगों का दफ्तर जो है पूरे देश में चुनाव करा लेगा, क्योंकि उस समय हम 1-1.5 करोड़ लोगों को ऑन बोर्ड ले लेंगे और करा लेंगे, वही इलेक्टोरल रोल के काम के लिए। लेकिन ये काम बढ़ता जा रहा है और इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि टीचर बेचारा परेशान है, आंगनवाड़ी वर्कर परेशान है कि उसे पढ़ाने का कोर्स पूरा करना है, एसआईआर करना है, फिर पोल ड्यूटी करना है, क्या क्या करे वो। तो इसकी तरफ ध्यान हमें देना चाहिए और इंश्योर ये करना चाहिए कि सरकार पर ये दबाव बनाया जाए कि साहब जिन विभागों से अमला हम लेते हैं उन विभागों में 10% वेरियस ड्यूटी रिजर्व के नाम से रखें। वो लोग उस समय एफजी में काम करें जिस समय उसको दूसरी अन्य ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, और ये किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम लोग एक कार्डर स्ट्रेंथ वगैरह अगर आप कभी रूल्स पढ़ें, जैसे मैंने आईएएस का पढ़ा है, आईएएस में 30% रिजर्व होता है। ये 30% लोग जो है लीव रिजर्व के नाम से, डेपुटेशन रिजर्व के नाम से, इस नाम से रहते हैं, और जब वो लोग जाते हैं अपना छुट्टी पे तो ये लोग काम करते हैं। तो जब उनके लिए किया जा सकता है तो जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जैसा यहाँ उन्होंने बताया कि
गलत जानकारी भर जाए या ये हो जाए, तो इतना महत्वपूर्ण काम जो कर रहा है उसके लिए तो ये हो ही सकता है और किया जाना चाहिए। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब पहले चुनाव होते थे तो वो एक ही दिन में वोटिंग हो जाती थी, अभी अलग अलग फेज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों? और काफ़ी 5 साल काफ़ी समय होता है अपनी योजनाएं जो भी करते हैं रूलिंग पार्टी जो विपक्ष जो अपने मत रखते हैं, उसके बावजूद फेस में चुनाव क्यों हो रहा है, जबकि हमारे पास एक ऐसा माध्यम है ईवीएम कि एक ही दिन में चुनाव हो सकते, मतलब वोटिंग हो सकती है सर, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसलिए हो रहा है कि पहले जो था वो फे कंप्ली होता था इलेक्शन रिजल्ट कि यही पार्टी जीतनी है, क्या करना है, इसलिए कोई ज़्यादा दंगा फसाद नहीं होता था, कोई स्ट्रेसफुल टाइम्स नहीं होते थे। धीरे धीरे अपोजिशन बढ़ा कि भाई आप ही क्यों राज्य करते रहोगे, और लोग भी आएंगे अब, और फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो चुन के आता है वो अचानक करोड़पति हो जाता है, उसकी वजह से भी लोगों में ये आया कि हमें बनना है, हम करेंगे। तो जो स्ट्रेसफुल चीज़ें होनी शुरू हुई उससे सिक्योरिटी बढ़ाने की नौबत आई, और सिक्योरिटी बढ़ाने में भी हमें भरोसा नहीं है स्टेट पुलिस पर, क्योंकि वो तो रूलिंग पार्टी का साथ देगी, इसलिए हमें बाहर के लोग चाहिए। तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन लोगों की ज़रूरत पड़ी। अब ये जो है ऐसी जगह पे ड्यूटी करते हैं, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश बॉर्डर, कि वहाँ से इन्हें पूरा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर आप पूरा विड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ तहलका हो जाएगा, तो बहुत कम विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड मात्रा में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इलेक्शन के लिए मिलते हैं, और सारी पार्टियां अनुरोध करती हैं कि साहब यही लगें ड्यूटी में हमारे यहाँ, क्योंकि राज्य सरकार की पुलिस तो राज्य सरकार की बिल्कुल चापलूस है, तो इसलिए फेस करने पड़ते हैं कि उतनी कम फोर्स मिली है। तो ये अभी जैसे बिहार इलेक्शन था तो उनको फोर्स 3 गुनी मिल गई, क्योंकि एक ही इलेक्शन था और अभी नए भर्ती हुए थे सीआरपीएफ और उन सब में, तो काफ़ी संख्या थी, तो इसलिए हो गया 2 फेज़ में। लेकिन 15 में जब हम लोगों ने कराया था तो उस समय हम लोगों ने 1200 कंपनी मांगे, तो हम लोगों को मिला था 400 कंपनी, मतलब 1/3। तो इसलिए 6 फेज़ में हुआ, क्योंकि आप शांतिपूर्वक चाहोगे चुनाव, बिल्कुल कहीं कोई पत्ता भी ना हिले, कोई वायलेंट इंसिडेंट भी ना हो, और हर वोटर अपना मताधिकार का उपयोग कर सके, इसलिए मल्टी फेज़ हो जाता है, और कोई कारण नहीं है। सर इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है मेरा कि ईवीएम पे अक्सर क्वेश्चन उठते हैं सर, और अभी जब चुनाव हुए थे 24 में, उसमें उसके बाद भी एक ऐसा कमेंट आया था एलन मस्क के द्वारा कि जो ईवीएम है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट किया जा सकता है। यूएसए में सर बैलेट पेपर से ही इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो सर पहले बैलेट पेपर के हम फिर से ला सकते हैं ईवीएम की जगह, या ईवीएम से हो रहा था तो कैसे रोक सकते हैं इन क्वेश्चनों को सर, आरोपों को? आरोपों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों के समय में ईवीएम चैलेंज किया था, क्योंकि एक पार्टी जो दिल्ली में 70 में 67 सीट जीती थी, वो सोचते थे वो लोकप्रिय हैं इसलिए जीते हैं, ईवीएम का कोई रोल नहीं है। पंजाब में हारे बुरी तरह से, तो कहते हैं ईवीएम ने हराया हमें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम ईवीएम चुनौती देते हैं कि आप चलिए हमारे साथ, जिस पोलिंग स्टेशन की ईवीएम और वीवीपैट आपको लगता है कि मैनिपुलेट हुई है, आप उसको उठा के लाइए और यहाँ ओपन में रखिए, और सारे हैकर्स और इंजीनियर्स को लेके आ जाइए, एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए, हम ईवीएम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चुनौती पूरे हफ्ते भर चली, एक भी नहीं आया, कोई पार्टी नहीं आई। बल्कि एक ये भी हुआ कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया अपने ऑर्डर में कि ईवीएम की निराधार आलोचना करने वाले को हम 6 महीने की जेल करेंगे। तो उन्हीं ने ईवीएम, अब उनका कैंपेन तो चल रहा था तो उन्हें कुछ करना था, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर कुछ करने के बजाय विधानसभा में किया, विधानसभा में डेमोन्स्ट्रेशन किया ताकि प्रिविलेज रहे और हमें अरेस्ट ना किया जा सके। तो ये तो राजनीतिक हथकंडे हैं, लोग करते रहते हैं, आप क्या करोगे उसके लिए। दूसरा कारण क्या है, राजनीतिक पार्टी कभी भी हार को स्वीकार करके अपने वर्कर को डिमोरलाइज नहीं करना चाहेगी, तो वो एक स्केपगोट ढूंढते हैं कि कोई ऐसा स्केपगोट मिले जो चुपचाप हो, जो आर्ग्यूमेंट ना कर सके, इस पर फोड़ दो ठीकरा कि भाई ईवीएम ने हमें हराया, ताकि हमारा वर्कर जो है डिमोरलाइज ना हो। ये भी एक कारण हो सकता है।
सर मेरा ये सवाल है कि जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है, जैसे कि हमारा उच्चतम न्यायालय है, लेकिन हम देख रहे हैं जिस प्रकार से कि पहले एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, सरकार ने 2 और नियुक्त कर दिए साथ में सहयोगी के रूप में। नियुक्ति में जहाँ तक देखते हैं हम कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक जो रहेंगे वो प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद से ही कोई सदस्य रहेंगे, मंत्री। तो यहाँ पर भी सरकार का बहुमत है, वो जिसको चाह रही है उसी को नियुक्त करना चाह रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे निर्वाचन आयोग के लिए कॉलेजियम व्यवस्था है वो वहीं से उसी में से नियुक्त कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग में स्वयं निर्वाचन आयोग नियुक्त करे? कॉलेजियम सिस्टम से जिन जगह नियुक्तियां होती हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सर बहुत हद तक तो है उससे। उनमें भी क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए देखिए सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले जैसे मेरा चुनाव जो हुआ वो तो पूरा सरकार ने ही किया, उस समय तो ये कमेटी भी नहीं थी, लेकिन ऐसे 3 फैसले हुए। आपने सुना होगा कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव हुआ जिसमें 12 एमएलए पहले तोड़ लिए थे, फिर 2 तोड़ लिए और उसके बाद भी हार गए, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने कैमरे को देख के किया कि इन दोनों ने आपको वोट दिखा दिया था, ब्रीच ऑफ सीक्रेसी था। तो एक राष्ट्रपति ने कहा इसके बारे में, मैं आपको सुनाऊं। नेशनल वोटर डे होता है 25 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को हम गणतंत्र बने, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई, तो उस दिन नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। उस दिन राष्ट्रपति ने कहा कि ये सिविल सर्वेंट्स, आप लोग जो हैं, ये सिविल सर्वेंट्स जब सरकार में रहते हैं तो अपनी सरकार, अपने मंत्री, अपने जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी नीतियों, उनके कार्यक्रमों और उनके इशारों पर पूरे मेहनत से काम करते हैं और डिलीवर करते हैं। लेकिन जब यही लोग इलेक्शन कमीशन में आ जाते हैं तो इन सभी नेताओं को नियम कानूनों के दायरे में नाच करने के लिए मजबूर इतना कर देते हैं कि कोई भी उनसे दूर नहीं हो सकता, उन्हें पालन करना पड़ता है। और इसीलिए हमारे देश में फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन हो रहे हैं। जो हमारे मित्र ने कहा था ना कि अमेरिका और यहाँ पे ईवीएम नहीं है, ऐसा नहीं है। 27 देशों में ईवीएम है और अमेरिका के 26 राज्यों में ईवीएम था, अभी जाके चेंज हुआ है। और कारण उसका ये है कि हमारे यहाँ भी ईवीएम जब पहले लाई गई 82 में लाई गई, उस समय कानून में बदलाव नहीं हुआ था, कानून में बैलेट ही लिखा था। तो जब रिजल्ट आया तो हारा हुआ कैंडिडेट कोर्ट में गया, कोर्ट ने इलेक्शन ही रद्द कर दिया कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट मेक लॉज लाइक दिस और कैन नॉट ओवर रूल द लॉज। लॉ में अगर बैलेट लिखा है तो आपको ये बैलेट से इलेक्शन कराना था, पहले लॉ को अमेंड करवाइए, उसमें ईवीएम डलवाइए, तब उसको करिए। तो इसीलिए फिर ईवीएम जो हमारे यहाँ लागू हुई वो 2000 के आसपास हुई। 82 से बनी हुई ईवीएम 18 साल जब लॉ बदल गया तब लागू हुई। तो लॉ की वजह से ऐसा होता है कि कई राज्यों में, जर्मनी में लॉ अमेंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने ईवीएम नहीं रखी। स्विट्जरलैंड में यही है। तो निष्पक्ष रहने के लिए किस तरह आपका सिलेक्शन हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आदमी कितना सही है। जी सर, धन्यवाद सर। जी जी। हो सकता है, हाँ वो कर सकते हैं, नहीं उन्हें नहीं चाहिए। नहीं, जर्मनी में बैन नहीं है। जर्मनी में क्या है, लॉ अमेंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन लोगों के मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती ही नहीं, जैसे हमारे यहाँ है, वहाँ तो कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं, तो इस तरह का अमेंडमेंट कोई स्वीकार ही नहीं करता। अपने यहाँ भी अगर ऐसा होता तो नहीं हो पाता, अमेंडमेंट नहीं हो पाता। और 18 साल लगे थे अमेंडमेंट होने में, 82 से लेकर 2000 तक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वोटर टर्नआउट होता है, फाइनल वोटर टर्नआउट, उसको अभी देखा गया कि उसको अपलोड करने में चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बल्कि अब तो इतनी तकनीक भी आ गई है कि वो उसी दिन भी यदि चाहें तो हम कर सकते हैं। सर इतना समय क्यों लग रहा है सर इसमें? बिल्कुल नहीं कर सकते। अपने देश में टेक्नोलॉजी नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, लोकेशन। आपने इस वीडियो में देखा होगा, कम से कम नहीं तो 10% पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहां मीलों पैदल चल के हमारी टीम जाती है। तो टर्नआउट डेटा कैसे आएगा? नेटवर्क शेडो एरिया होते हैं वो, जहाँ किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं होता। इलेक्शन कमीशन बहुत कोशिश करती है
कि इलेक्शन के दौरान एक्स्ट्रा टावर लगवा के वहाँ नेटवर्क शेडो को हटा के कोई ना कोई नेटवर्क ले आएँ, वो भी नहीं हो पाता। सारी मेहनत करने के बाद भी बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जिनका डेटा नहीं आ पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी यहीं किसी मित्र ने कहा है कि कैपेबिलिटी, तनाव सहन करना और उसके बाद सही चीज़ दे पाना, वो उस लेवल के कर्मचारी के लिए संभव नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन ने एक व्यवस्था ये कर रखी है कि आप लौट के आके सारा सामान जमा करोगे, फिर ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई है कि नेक्स्ट डे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, बैलेट पेपर अकाउंट, C-17, ये सब चीज़ों से मिलान करके क्रॉस चेक करके सर्टिफाई करेंगे कि पूरे आंकड़े सही हैं और पूरी तरह से मिलान हो रहा है। उसके बाद ही फाइनल टर्नआउट फिगर हम जारी करेंगे। तो एक दिन तो लेट उसी में हो जाता है। नहीं तो लोग तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं कि 5 बजे आपने इतना बताया था, 11 बजे आपका इतना बढ़ गया। अरे भाई बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि एक तो 6 बजे क्लोजिंग टाइम है, दूसरे 5 से 6 में जितने हुए वो, और 6 बजे जो लाइन में लगे वो, और उसके बाद और बढ़े तो आएगा ही। तो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने के योग्य चीज़ नहीं है। वोटर टर्नआउट डेटा जो है वो एक इंडिकेटिव है, और इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता है ये अप्रॉक्सीमेट है। कितने पोलिंग स्टेशन का डाटा नहीं आ पाया, वी डोंट नो। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सर जो वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, तो सर उसके लिए सर कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जैसे कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा सर, तो इसको कैसे कम किया जाएगा? एक्चुअली ये जो चीज़ है लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कम क्यों होगा? वोटर में आपको भरोसा क्यों नहीं है? अपना वोटर बहुत प्रबुद्ध हो चुका है, सही तरीके से वोट करने के लिए वो कटिबद्ध रहता है। और कई बार आपने देखा होगा 19 में 14 में एक ही पोलिंग बूथ में, जैसे उड़ीसा, आंध्रा, ये केंद्र के इलेक्शन के साथ ही होते हैं, पार्लियामेंट के साथ ही। पार्लियामेंट में एक पार्टी को मेजॉरिटी दी उसी वोटर ने, और दूसरी टेबल पर रखी ईवीएम में लोकल पार्टी को मेजॉरिटी दी। उड़ीसा में बीजू जनता दल रहे 2014 में, और दिल्ली में बीजेपी, एनडीए। तो इस तरह का हमारा वोटर तो प्रबुद्ध है। जो असली प्रॉब्लम है कंटिन्यूस चुनाव होते रहने की, वो है धींगा मुश्ती। जो पानीपत की लड़ाई या महाभारत जो है वो 5 साल चलता रहेगा, तो अपने योद्धा जो हैं, नेता जो हैं, ये बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए रोज़ लड़ाई कर रहे होंगे। काम कब करेंगे ये लोग? काम कर ही नहीं पाते। और फिर क्या है, विनिंग बिकम्स एन एडिक्शन। अपने अभी क्या आप सरकार को देखेंगे, नेताओं को देखेंगे, तो उन्हें अब चुनाव जीतना ही एक एडिक्शन हो गया है। 10,000 रुपये वाली योजना लाओ, लाडली बहना लाओ, या कुछ लाओ, बस जीतना है। तो ये चीज़ें देश को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए एक देश एक चुनाव हो जाने से नेताओं के पास 4 साढ़े 4 साल का पूरा टाइम फ्री होगा। बॉक्सिंग रिंग से आप बाहर हो गए, ग्लव्स भी बाहर होंगे, अब आप काम करिए और सदन में बताइए फिर कि क्यों गलती हो रही है, क्यों ठीक काम नहीं हो रहा है, क्यों गरीब अभी भी गरीब बना हुआ है, क्यों प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं है, क्यों प्राइमरी हेल्थ ठीक नहीं है। वो चूंकि कोई देखना नहीं चाहता, कोई उसमें लगना नहीं चाहता, बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है कि भाई अपना 5 साल हम बॉक्सिंग रिंग में रहें और इलेक्शन जीतने के लिए कोई एक क्विक फिक्स फार्मूला निकाला जाए और उससे जीत जाएं। सर अभी इस पे क्या काम चल रहा है और कब तक इम्प्लीमेंट होने की संभावना है सर? इसका देखिए, इसका लॉ बन चुका है, ड्राफ्ट, और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कंसिडरेशन में है। एविडेंस के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं भी जाऊंगा। तो एक बार उनका परीक्षण पूरा हो जाएगा तो 2034 से एक देश एक चुनाव संभव हो सकेगा। थैंक यू सर। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस कैन वी कॉल इट अ डे, बिकॉज आपका शायद टाइम भी हो रहा होगा। हाँ बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकसभा हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जो
एक्सपेंडिचर लिमिट से इलेक्शन के लिए वो फिक्स्ड है। फिर 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, जिसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एंड अप कर दिया, क्योंकि जो डोनेशंस आ रहे थे कॉरपोरेट से वो अनलिमिटेड आ रहे थे और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बट स्टिल हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस में डोनेशंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, और अब तो कोई स्कीम्स भी नहीं बाकी है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर एंड अप कर दिया गया है। तो आगे इलेक्शन कमीशन इसको कैसे ट्रांसपेरेंट बना रही है, या फिर क्या स्टेप्स है इसके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज वर्ल्ड ओवर स्ट्रगल कर रही हैं कैंपेन फाइनेंस की इस इशू पर, सारे विश्व में। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2002 से 2006 तक। अमेरिका में पब्लिक फंडिंग शुरू हुई थी, और उसमें ये कहा गया था कि आप एक ही फंडिंग ले सकते हो, या तो पब्लिक फंडिंग या फिर कॉरपोरेट डोनेशंस। 80% कैंडिडेट्स ने पब्लिक फंडिंग ली, और उन 80% कैंडिडेट्स में से 80% जीत भी गए। मतलब 60% कैंडिडेट्स ऑफ पब्लिकली फंडेड कैंपेन वन। वो एक बहुत अच्छा सुधार था, और वो पूरे विश्व की डेमोक्रेसीज को बहुत अच्छा विकल्प दे सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2010 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी पहल को ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ये सब ठीक नहीं है, ये सब डेमोक्रेसी है। चंदा देना भी एक डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है। कंपनी अपने आप को चंदा दे के एक्सप्रेस कर रही है, आप बोल के करते हो, इसलिए आप कोई रोक नहीं लगा सकते इस पर। और उससे वो पूरा बढ़िया इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया। बाकी इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो ये होना ही था, बाकी और कोई सॉल्यूशन अभी नज़र नहीं आ रहा है। सारी डेमोक्रेसीज इससे जद्दोजहद कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें। अपने यहाँ भी ट्रस्ट बनाए गए, इलेक्टोरल फंड ट्रस्ट बनाए, और कई चीज़ें बनाई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकल पाया है जो इफेक्टिव हो और जिससे ब्लैक मनी का उपयोग इलेक्शन में रुके। नहीं हो पाया है, करना है ये, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। सर, जैसे कि आपने बताया कि हम नोटा लेके आए, बट नोटा का जिस उद्देश्य से लाया गया था वो उद्देश्य तो सफल हो नहीं पा रहा है, तो फिर उसको लाने और ना लाना एक बराबर ही है। तो इस विषय में आप क्या, मतलब चुनाव आयोग कैसे सोचता है? एक्चुअली चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला था कि जो वोटर है बैलेट पेपर में, तो उसके पास चॉइस थी कि वो वोट डालने तो आया, ताकि किसी ने अगर उसे पैसा दिया या धमकाया या कुछ किया है वो देख ले कि वो गया वोट डालने। लेकिन चूंकि वो उससे हेट करता है, उसे वोट नहीं देना है, तो वो खाली बैलेट पेपर को मोड़ के डाल के चला आएगा। ये व्यवस्था ईवीएम में नहीं है। ईवीएम में तो बटन दबाना पड़ेगा, तो किसी को जाएगा बटन। आप ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि उसे नहीं देना वोट, बहुत गलत दबाव में है, तो नन ऑफ द अबव बनाइए आप। तो उद्देश्य ये था बस, और ये पूरा हो रहा है कि वो उसकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे, कि हम वोट डालने गए थे ताकि हमारे जितने भी प्रताड़ित करने वाले लोग हैं वो खुश रहें कि उनके हिसाब से हो गया काम, और हमारा मन संतुष्ट रहे कि हमने ऐसे दुष्टों को वोट नहीं दिया है, तो हमने नोटा दबा दिया, हो गया। लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है कि अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिल जाएं सभी कैंडिडेट से, तो कोई कैंडिडेट इलेक्टेड डिक्लेयर ना हो, इलेक्शन में बहुत शुचिता आ सकती है। लेकिन इस तरफ अभियान चलाना होगा इलेक्टोरेट को, सिटीजन्स को, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो वैसे नहीं हो सकता। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो पूरा हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, इट हैज़ बीन ए नाइस इंटरेक्शन। आप लोग बहुत ब्रिलियंट लोग हो, और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से काम करोगे, और इलेक्शन के काम में जब भी होगे तो पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अपने इंटेलेक्ट के साथ अपने देश का नाम बहुत ऊंचा ले जाओगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. And I'm sure our officer trainees had gained valuable knowledge from sir's great experience. So thank you so much, sir. Now I invite our Deputy Collector, Surbhi Jain, to deliver vote of thanks. आदरणीय श्री ओपी रावत सर, आदरणीय कोर्स डायरेक्टर सर एंड सभी प्रशिक्षु अधिकारियों, गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार।
ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि आज हमें आदरणीय श्री ओपी रावत सर से प्रत्यक्ष संवाद करने एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। आदरणीय सर, इससे पूर्व हमने पीएससी परीक्षा की में आपका नाम किताबों में पढ़ा था, किंतु आज प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का मौका मिला। आदरणीय सर ने हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता, उसकी संवैधानिक भावना तथा चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने में उसकी निर्णायक भूमिका तथा चुनावी गतिविधि में प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारियों, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यवाही तथा सिटीजन पोर्टल, सी विजिल, SIR आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारा ज्ञानवर्धन किया। सर का दिया हुआ मार्गदर्शन हमें आगामी सेवा में चुनावी ड्यूटी के दौरान बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। सर, आपके इस अमूल्य समय और अमूल्य मार्गदर्शन के लिए हम डिप्टी कलेक्टर इंडक्शन बैच, नायब तहसीलदार इंडक्शन बैच एंड 122वें फाउंडेशन बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रेषित करते हैं। साथ ही अमूल्य सेशन को आयोजित करने के लिए हम RCBP नरोन्ना अकादमी के रिस्पेक्टेड DG सर, डायरेक्टर सर और समस्त स्टाफ को आभार प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें पुनः सर से मार्गदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। थैंक यू सर। Thank you, Surbi. Now I request our officer trainees and I request our sir to kindly stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।